हमने पंप कैसे लगाना है, ठीक है। और पंप के अंदर हमें किन किन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई कि टेम्परेचर अगर मैं पंप को दूं तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कुछ भी ऐड कर लेते हैं भाई, ठीक है। और कोई सा भी फ्लूइड पैकेज ले लो। अभी हमने ये देख लिया था कि पंप के अंदर हमें पंप सॉरी फ्लूइड पैकेज के अंदर हमें कौन सा फ्लूइड पैकेज किसके अगेंस्ट यूज करना है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब आप देखें, मैं एक चीज करता हूँ, सही है। मैं इसको ऐड करता हूँ कैसे, एक नई ट्रिक से। मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल दबा के कर्सर अपने इसके पास लेके जाऊंगा ना, तो ये ऑप्शन दे रहा है, फिर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरह मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और फिर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा कर्सर ड्राइव करके, और फिर एक एनर्जी स्ट्रीम उसके अंदर से पुट आउट कर लूंगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सही है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो करना चाहें कर लें। और अगर मैं इसको रख देता हूँ 12 बार पे, हमने ये भी चेक कर लिया था कि प्रेशर कैसे रखना है, टेम्परेचर का यूनिट कैसे सेट करना है हमें अपने मुताबिक, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ पंप वाली, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लो भी नहीं दिया, ठीक है भाई। तो अब देखें, अगर मुझे पंप का टेम्परेचर लगाना है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिजायर टेम्परेचर नोट करूँ। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 244, और मैं चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर क्या हो, बढ़े ना, ठीक है। या बढ़ के कितना चल रहा है, 246 तक जाए। तो मैं क्या करूँगा कि पंप के अंदर से मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर्स सर में जाके, सर हाँ भाई, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओहो, एक सेकंड मेरे ख्याल से मैं डिस्कनेक्ट कर गया, जस्ट वेट। अब आ रही है। यस सर, अब शो हो रही है। चलें जी, तो कहाँ थे हम, कोई याद दिला देगा। पंप कर रहे थे ना, तो टेम्परेचर मैंने मुझे कहा भाई, वही अशफाक भाई आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पंप लगा कर दो जिसमें आउटलेट पे मुझे टेम्परेचर 246 डिग्री सेंटीग्रेड मिले। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो हमने कुछ भी नहीं करा, ना कुछ चीजें छेड़ी, और हमें एक चीज सवाल पूछ ली कि आपको प्रेशर कितना चाहिए आउटलेट पे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रेशर चाहिए तकरीबन 20-25 बार ना। तो मैंने क्या करा, पंप के अंदर गया, मैंने यहाँ पे से एफिशिएंसी हटा दी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अभी आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें पूरी करनी है। अगर मैं टेम्परेचर भी दे दूं, प्रेशर भी दे दूं, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंसी एरर दे देगा। और पीछे प्रेशर कितना है बार्स के अंदर, मैं जरा देख लूं, 1200 है। तो मैं इसको डबल ले लेता हूँ, 2400 कर लेते हैं भाई यहाँ पे। पंप की एफिशिएंसी को खास नहीं आ रही, मतलब गलत आ रही है, क्योंकि मैंने एक अजम्पशन बेस वैल्यू ली हुई है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या भाई कि टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब मुझे अगर टेम्परेचर इंक्रीज के हिसाब से कोई चीज़ चेक करनी है, तो मुझे हमेशा क्या हटानी पड़ेगी, पंप की एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं यहाँ एफिशिएंसी भी दे दूँ, तो ये दे देगा क्या, इनकंसिस्टेंसी एरर। और जब भी ये एरर आएगा आप समझेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर कोई गड़बड़ करी है, सही है भाई। तो एक सेकंड मुझे देंगे, फिर इसको सही करूं। और बाकी सारे, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई सबने असाइनमेंट दे दिए हैं अपने अपने, किसी को असाइनमेंट में तो कोई मसला नहीं आया, जरा मैसेज वैसेज भी कर दें। और हाइसिस क्यों नहीं दिया भाई,
वाओ। असाइनमेंट दे दिए सर, मसला कोई नहीं आया। अच्छा ऐसे बोलो भाई, तुम लोग मुझे डरा दे यार। आदो का आवाज आया, आदो की सर मैसेज आ गए। हाँ भाई। चैप्टर नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ स्टेट में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है, वो समझ नहीं आ रहे थे। चलें अभी देख लेते हैं भाई। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन ऑफ स्टेट के क्वेश्चन 3, 4 और 5। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग मिक्सचर इनटू वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर टू मेक हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन इकोनॉमी। सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है कितनी, 630 किलो मोल पर आर। ये है इतना इतना इतना। कंप्यूट द स्पेसिफिक वॉल्यूम यूजिंग एस आर के। तो इसमें क्या समझ नहीं आया बहन। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा कि ये तुमने मोल फ्रैक्शन क्या देना है, सही है। ये इस सवाल में तुम्हें क्या चीज समझनी है मुझे बताओ। सर कंपोनेंट्स तो हम डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना, हम अलग अलग इनका जो ये मास फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट गिवन है, वो कैसे पुट करेंगे। अच्छा जी, चलो ये मैं शायद मिस कर गया था, ये मैं अभी बता देता हूँ। देखो, जब आपके पास मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ ना, तो आप क्या होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ नहीं, आप क्या करोगे। आप जाओगे यहाँ कंपोजिशन के अंदर, ठीक है। दो चीजें आपके पास, या तो आप टोटल मोलर फ्लो निकाल के इंडिविजुअल को डिवाइड कर लो, आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। या तो दूसरी चीज क्या है, यहाँ बेसिस में है, बेसिस में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको, आप अपनी बेसिस चेंज कर सकते हैं। यहाँ मोल फ्रैक्शन लिए हुआ बेसिस में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मोल फ्लोज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास किस चीज में आ गया ये, केजी मोल पर आर। तो आप डायरेक्ट ही ये वाली वैल्यू क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट के सामने उसकी पुट कर सकते हैं। सही है। ओके सर, थैंक यू। और 4, 5 में भी क्या मसला है, 4 में कह रहा है कि कंसिडर मिक्सचर ऑफ 25% अमोनिया एंड द रेस्ट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर अमोनिया कितनी है, 25%। आप अपना कोई सा भी फ्लोरेट ले लें, उसके अंदर 25% अमोनिया दे दें, और जो 75 है उस 75% को इस तरह डिवाइड करें कि एक एक रेशो नाइट्रोजन के पास जाए और 3 रेशो किसके पास जाए, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। बाकी आखिरी वाला भी आसान है, वो भी हो जाएगा अब। और किसी को कोई इशू भाई। तो आगे चलते हैं। तो आज का लेक्चर, पिछले सारे लेक्चर्स में हमने क्या क्या कर लिया था, रोटेटरी इक्विपमेंट हमने सारे पढ़ लिए थे। एक रोटेटरी इक्विपमेंट है जो रह गया है, क्या, जिसको हम कहते हैं टरबाइन आप कहते हैं ज़्यादातर, और हाइसिस के अंदर वो मिलता है क्या, एक्सपेंडर के नाम से। हमने कंप्रेसर पढ़ लिया था, और कंप्रेसर का ही बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंडर, जो प्रेशर रिड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टीम अगर आती है और इसके ऊपर हिट करती है, एक्सपेंडर में आती है, ये भी कंप्रेसर की तरह होता है, और इसके यानी वेन्स वगैरह बने हुए होते हैं इम्पेलर के साथ। तो स्टीम जब आके या कोई भी फ्लूइड आके इस पे हिट करता है, तो उसको चला देता है आगे की तरफ, या इसके उस पर फोर्स लगती है तो उसको रोटेट करवाता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी एक क्रिएट होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। सही है। और स्टीम क्या होती है, वो पूरी की पूरी वेपर से लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाती है। तो इसमें तो कोई इतना इशू नहीं है, एक्सपेंडर को भी आप खुद काउंटर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो है हीट एक्सचेंजर्स। एक्सचेंजर्स और हीटर्स, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक्सचेंजर, हीटर और कूलर। तो कोई एक ऐसा अच्छा स्टूडेंट है जो हमें बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हीट एक्सचेंजर एंड अ हीटर एंड अ कूलर। चलो हीटर और हीट एक्सचेंजर के अंदर मुझे डिफरेंस बता दे कोई।
कोई अच्छा स्टूडेंट है? कोई नहीं भाई। अच्छा चलो खैर, मैं बताता हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ कि एक एक्सचेंजर जो है वो यूटिलाइज करता है अ प्रोसेस स्ट्रीम टू हीट और टू कूल। सही है। और दूसरा, एक हीटर एक यूटिलिटी स्ट्रीम यानी एक अलग से एक स्ट्रीम यूटिलाइज करता है टू हीट और टू कूल। मीन्स हीटर को हमेशा या तो स्टीम चाहिए होगी एज यूटिलिटी, और या तो क्या चाहिए होगा, कोई कूलर कूल करने के लिए एक रेफ्रिजरेंट चाहिए होगा, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है। और हीट एक्सचेंजर क्या होगा, प्रोसेस स्ट्रीम के दरमियान ही हीट एक्सचेंज करा रहा होता है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती उसकी कोई यूटिलिटी की। ठीक है। इसी तरह हीटर और फर्नेस में भी डिफरेंस है, वो आप खुद पढ़िएगा भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा। इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे कि हाइसिस के अंदर हीट एक्सचेंजर ऑपरेट कैसे करते हैं। तो एक सिंपल प्रॉब्लम हम करेंगे, अगर सबके पास हाइसिस वैसे तो हो गया होगा, तो अगर अच्छा है कि सब खोल लें और साथ साथ करें तो मज़ा आएगा बिल्कुल सबको। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है इसके पास हीट एक्सचेंजर का, कि वो कह रहा है कि हॉट वाटर है जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 psi जी पे यूज हो रहा है एक कोल्ड वाटर को हीट करने के लिए। ठीक है। एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, T1 होता है, T2 होता है, P1 होता है और P2 होता है। उसके अंदर आप फ्लो बता देते हैं। प्रेशर ड्रॉप आपको पता है कि 0.5 तक होना चाहिए, या 5 psi तक होना चाहिए, या 10 psi तक होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती है। तो हाइसिस के अंदर भी हम ऐसे ही हीट एक्सचेंजर अभी सिमुलेट करेंगे। और कैसे करना है भाई सिमुलेट, ये अभी हम देखते हैं। तो हाइसिस के अंदर सबसे पहले सब अपना अपना हाइसिस खोल लें भाई। सब सिमुलेट तो कर रहे हैं ना भाई साथ साथ, तो अच्छा होगा थोड़ा। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया भाई, हाइसिस को खोल लिया। एक मिनट, जरा मेरा इशू कर रहा है, एक सेकंड रुकेगा। मैंने स्क्रीन बंद की है थोड़ी देर के लिए, टेंशन नहीं दीजिएगा भाई साहब आप लोग। हाँ जी। तो अब आ जाते हैं, आप सही है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें क्या हीट करना है, हीट हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के अंदर से क्या करना है भाई, ठंडा या गर्म करना है भाई, हीट एक्सचेंज करानी है। तो सबसे पहले चले जाते हैं प्रॉपर्टीज में, और कंपोनेंट लिस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं क्या, पानी। सही है। H2 यार, H2O। सो फ्लूइड पैकेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं पैंग रॉबिन्सन यूज कर रहा हूँ भाई, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है भाई। तो बेसिक रूल आपको पता चल गया है कि 4 स्ट्रीम होंगी लाजमी। फिर आप शॉर्टकट कीज आप यूज करेंगे मेरे साथ सिमुलेट करते हुए। F12 बाद दबाएंगे आपका पैलेट आ जाएगा, उसके बाद आप F11 दबाएंगे आपकी स्ट्रीम ऐड हो जाएगी। ठीक है। आपने कितनी स्ट्रीम ऐड करानी है, 4। तो करते हैं 2, 3 और ये 4। 4 स्ट्रीम ऐड हो गई मेरी। ठीक है। अब मैं इनकी रीनेमिंग कर लेता हूँ। मैं इसके पास जाता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया हॉट स्ट्रीम। सही है। और एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन मुझे कहा गया है कि एक हॉट स्ट्रीम हीट एक्सचेंज करा रही है कितना, जिसकी इनलेट कितनी है 250 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1000 psi जी। तो मैंने क्या करा भाई, सेम वही किया, 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000
स्पेस बार दबाएंगे इसके बाद ताकि ये खुल जाए, और PSI जी। और कंपोजिशन क्या है हमारे पास, पानी। और फ्लो इन्होंने दिया हुआ है कितना। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट हीट एक्सचेंजर इज कि ये सारे ऐसे यूनिट ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर फ्लो चेंज नहीं होगा। तो आपको अगर एक चीज का भी फ्लो पता चल जाए तो मतलब क्या है, उसकी जो अपोजिट चीज है उसका फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि कोल्ड स्ट्रीम का फ्लो रेट हमें मालूम करना है अगर हमारे पास हॉट स्ट्रीम का फ्लो रेट कितना है, 100 kg। मतलब इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखें भाई कि हमारे पास एक स्ट्रीम आ रही है कोल्ड, और एक स्ट्रीम आ रही है क्या, हॉट स्ट्रीम। हॉट स्ट्रीम के इन्होंने टेम्परेचर दिए हुए हैं T1 और T2, और इसका मास फ्लो रेट भी दिया हुआ है, सही है। और इनके प्रेशर्स भी दिए हुए हैं। सेम गोज फॉर कोल्ड स्ट्रीम, T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है। इस सवाल में हमें क्या निकालना है कि अगर हमें हॉट स्ट्रीम का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मुझे इसका टेम्परेचर गिराना है, तो मुझे कोल्ड स्ट्रीम का जो फ्लो रेट है वो कितना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाए भाई, करते हैं। आपको सिनेरियो पता है, तो हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 PSI कोल्ड का क्या है भाई, 25 और 130। इसको मैंने क्या कर लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 130 PSI। इसको नाम देते हैं किसका, कोल्ड स्ट्रीम का, एंड द कंपोजिशन विल बी पानी। ठीक है भाई, और हमें क्या निकालना है, इस कोल्ड स्ट्रीम का फ्लो, अगर इसका फ्लो 100 है तो। ठीक है भाई, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको ना नॉर्मली सिमुलेट करके दिखाता हूँ। देखें, एक्सचेंजर यहाँ पे है, ये कूलर है, ये क्या है, हीटर है। ठीक है भाई, अब मेरे साथ साथ करें भाई, कंट्रोल दबाएं, इस स्ट्रीम के ऊपर लेकर जाएं, जब तक ये ऑप्शन ना आए माउस को उसी एरो के पास घुमाएं। ये ऑप्शन आ गया, अब मेरी मर्जी है मैं इसको शेल साइड पर डाल लूँ या ट्यूब साइड पे। इधर से बाहर से देख के कैसे पता चलेगा कि ट्यूब साइड से है या शेल साइड से है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। लेकिन ये इस सर्कल के ऊपर वाली साइड पे है ना, ठीक है। मतलब अगर हम गौर से देखें तो ये कोई भी शेल साइड को अगर देखना हो तो कहीं भी एक्सचेंजर अगर बना हुआ होगा ना, ये ऐसे ही बना हुआ होगा। ये जो अंदर की जो ये जो चीजें हैं ना, ये ट्यूब को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो भी चीज यहाँ से एंटर हो रही होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी कि ये ट्यूब साइड में जा रही है। ठीक है, और जो भी चीज ऊपर से आ रही होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी कि कहाँ जा रही है, शेल साइड में। सही है। एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको नॉर्मली सिमुलेट करके दिखाते हैं कि हीट एक्सचेंजर से आप क्या कर सकते हैं। मैं इसका फ्लो रेट क्या रख देता हूँ, 100, और मेरा एक डिजायर टेम्परेचर है ना, कि मैंने कहा कि भाई मुझे हॉट स्ट्रीम का टेम्परेचर कितना चाहिए, 250 से 150 तक करना है, और प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मुझे किसका टेम्परेचर बता देगा, कोल्ड स्ट्रीम का टेम्परेचर बता देगा कि मेरी कोल्ड स्ट्रीम कितना डिक्रीज करेगी टेम्परेचर। तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसके पैरामीटर्स में जाऊँगा। ठीक है, और मैंने दोनों जगह क्या दे दिया भाई, इसको 0 0 प्रेशर ड्रॉप दे दिया। तो ये क्या हो गया,
सिमुलेट हो गया और मुझे इसने कोल्ड स्ट्रीम का टेम्परेचर कितना निकाल के दे दिया, 136। सही है भाई। बट व्हाट इफ के अगर कोई प्रेशर ड्रॉप हो, इसको हम कर देते हैं क्या, H2 हॉट आउटलेट, और ये क्या है, इसको कर देते हैं क्या, C2। अरे भाई, अब फर्ज करें कि मुझे इसका फ्लो रेट नहीं दिया हुआ भाई, कहाँ गया, और मुझे ये पता है, वही अशफाक भाई आ गए, बोले भाई मेरे पास ठंडा पानी भी है, मेरे पास गर्म पानी भी है, मुझे पता भी है कितना ठंडा करना है। उन्होंने कहा कि भाई इतना ठंडा करना है कि मेरा ये जो कोल्ड स्ट्रीम है इसका टेम्परेचर कहाँ तक जा सके, ज्यादा से ज्यादा 190 तक। ठीक है, हमने कहा भाई चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आपके कोल्ड स्ट्रीम का टेम्परेचर कहाँ तक चले जाए, 190 तक। तो मैंने क्या करा, सिर्फ प्रेशर ड्रॉप मैंने वैसे ही 0 दिया हुआ था, जैसे ही मैंने यहाँ कोल्ड स्ट्रीम का भी टेम्परेचर दे दिया, इसने क्या निकाल के दे दिया मुझे, इसका फ्लो निकाल के दे दिया। और वो फ्लो कितना आ रहा है, 18 kg/h। ठीक है, और एक्सचेंजर के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। ये येलो बार जब आ जाए तो मतलब क्या है कि कोई ना कोई लिमिटेशन आ रही है। अब आप एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंजर के अंदर एक टीमा क्लास होती है। ठीक है, एक्सचेंजर को हम टीमा क्लास के ऊपर चलाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगी, 1 मिनट आप मुझे दिखाएं, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये है टीमा शीट होती है, इसमें मेरे ख्याल से आपको, हाँ ये खुल जाए जल्दी। तो टीमा क्लास के अंदर देखें, जहां भी अल्फाबेट्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये देखें, ए का मतलब क्या है कि फ्रंट एंड स्टेशनरी हेड टाइप्स है, यानी एक हेड का इनपुट होगा यहाँ पे हेड साइड से शेल के लिए, और ट्यूब के लिए एक इनपुट ऊपर से होगा, और आउटलेट के लिए एक इनपुट यहाँ होगा। ठीक है, अब ए ई और एफ होते हैं ना, तो एफ अगर आपको दिख जाए कहीं अल्फाबेट, तो मतलब क्या है, देखें भाई, ए बताता है हेड इनपुट, पहला वाला अल्फाबेट आपको बताएगा कि हेड के एलिमेंट क्या है, दूसरा वाला आपको बताएगा कि शेल की टाइप क्या है, एक पास है, दो पास है, तीसरा वाला बताएगा कि जो दूसरे साइड जो हेड है, यानी उसकी जो फिक्सेशन है कि हेड किस तरह जोड़ेंगे, हम बोल्ट से जोड़ेंगे या यू शेप करके उसको बोल्ट से जोड़ेंगे, तो तीसरा वाला अल्फाबेट आपको वो बताएगा। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखें, ये आपके पास अगर आप रेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपके पास ये टीमा टाइप दी हुई है ना। तो अब आपका क्या आ रहा है, करेक्शन फैक्टर बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, या अगर करेक्शन फैक्टर बहुत ज्यादा हाई आएगा तो आप क्या करेंगे भाई, एफ टी फैक्टर, आपने एक्सचेंजर तो डिजाइन किया होगा ना, एफ टी फैक्टर अगर बहुत कम आ रहा है तो क्या करेंगे आप, मैंने क्या करा, एफ टी फैक्टर बहुत लो कब आता है, जब मेरे पास क्या हो, शेल के पास एक हो या हीट ट्रांसफर एडिक्वेट नहीं हो रहा हो। जब मेरे पास शेल के पास अगर मैं बढ़ा दूं, डबल पास कर दूं शेल का, तो वो जो करेक्शन फैक्टर है जो आप निकालते हैं डेल्टा टी निकालते हुए आर और एस की वैल्यू से, जिसमें आर का फॉर्मूला होता है T2 - T1 हॉट का अपॉन T2 - T1 कोल्ड का, और फिर आप एक ग्राफ देखते थे, मेरे ख्याल से डी क्यू करंट का फिगर नंबर 28 होगी, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया एक्सचेंजर आपने कैसे सेटअप करना है और फिर उसको कैसे ऑपरेट करना है। आप डिफरेंट पैरामीटर्स डाल के हमेशा डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, इन केस मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा हॉट स्ट्रीम जो है वो कहाँ रहे, अभी जो मैंने शेल में डाला है, अभी मैंने क्या कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि हॉट स्ट्रीम ट्यूब में चले जाए। ठीक है,
तो ये मैं स्विच करता हूँ। अब देखते हैं जरा टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आ गया भाई। हॉट स्ट्रीम मेरी कहाँ जा रही है, देखें आप, इस साइड से जा रही है, मतलब ट्यूब के अंदर जा रही है। कोल्ड स्ट्रीम ऊपर से जा रही है और नीचे से आ रही है, मतलब इसके आउटर सरफेस पे, तो मतलब शेल में है। अब अगर मुझे इसको करना है तो मेरे पास फ्लो कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये क्या, हम कभी कभार ये भी चेक करते हैं कि किस चीज को कहाँ रखें, शेल में रखें, ट्यूब में रखें। अब इसके बहुत सारे कर्व्स भी होते हैं। कर्व्स आपको कहाँ से मिलेंगे इसके, आप यहाँ जाएंगे रेटिंग में, सॉरी, वर्कशीट के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, परफॉर्मेंस में ज्यादातर आपको चीजें मिलेंगी, प्लॉट्स वगैरह, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, आप कर्व जो है बहुत सारी चीजों पे निकाल सकते हैं ना आप, मतलब ये थाउजेंड ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पे। आप डेंसिटी, करेक्शन फैक्टर, तो ये तो वो बहुत सारी चीजों पे निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे हीट लॉस, ज्यादातर जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना वो हीट लॉस पे करते हैं। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई कि हीट फ्लो कैसा है इस एक्सचेंजर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हीट फ्लो बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखें आप, ऐसा ही है, इसको आप सही कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसकी सेटिंग वेटिंग करके मुझे वहाँ टेक्स्ट से सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं अभी कर नहीं रहा क्योंकि बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। ये आप खुद एक्सप्लोर करें, सॉफ्टवेयर को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कर्व है ना, इसी का बिल्कुल जो टेबल होता है, टेबुलर फॉर्म, वो यहाँ पे भी मिलेगा आपको, लेकिन ये तब करेगा जब आप जनरेट कराएंगे, सेटअप कराएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये नहीं मिलेगा। अब मुझे इस टेम्परेचर इसकी ना वो देखनी है, समरी देखनी है, तो समरी के अंदर मैं परफॉर्मेंस में देख लेता हूँ कि इसकी ड्यूटी कितनी आ रही है, इसका एलएमटीडी कितना है, और मोस्ट स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है हीट एक्सचेंजर के लिए, उसका हीट ट्रांसफर एरिया, यानी यूए जो आप कहते हैं, वो कितना आ रहा है। क्योंकि उसी बेस पे हम मोस्टली क्या करते हैं, एक्सचेंजर को सिलेक्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एफटी फैक्टर क्या है, और जीएच वैल्यू क्या होती है, क्लीननेस कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं बेसिक चीजों पे। ठीक है, तो एक्सचेंजर हम ऐसे ही मॉडल करते हैं, कोई इतना फर्क नहीं है। आपके पास क्या करेंगे भाई, अच्छा ये बता रहे कि कैसे करना है भाई। डेल्टा पी आपने, मैंने जीरो क्यों लिया भाई, क्योंकि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरा जो प्रेशर ड्रॉप है वो क्या रह रहा है, थ्रू आउट कांस्टेंट रह रहा है, और एक आइडियल एक्सचेंजर अज्यूम कर लिया। ठीक है, वैसे आप मार्जिन ले सकते हैं, वो 0.1 डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू ना, लेकिन आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। जो लिमिट आपकी डीक्यू करंट में डिफाइन है 10 psi की, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, अब एक चीज है डिस्कशन के अंदर, कह रहा है कि गिवन फ्लो रेट कितना है, 10 kg/h का, और जो स्टीम आ रही है उसके पास कितनी आ रही है, 52। ठीक है, तो ये आप इसको छोड़ दें, क्योंकि रिजल्ट्स माइट बी डिफरेंट, सबके हो सकते हैं, क्योंकि वर्जन लाइन लाइसेंस है, तो इतना डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस आ सकता है। और इसी तरह आप क्या करेंगे, एक और केस सेटअप करेंगे, उसमें आप मुझे सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लो रख के मुझे एक आउटलेट टेम्परेचर देंगे, सेम फ्लो रख के, और फिर क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर रख के एक मुझे क्या करेंगे, आउटलेट फ्लो बताएंगे। ये एक काम करें, छोड़ दें सारे के सारे, कोई फ्लो व्लो ना बताओ भाई, सिर्फ ये देख लो, ये करके दिखा देना। सही है, तो देख लेंगे कि तुम्हें कितना आता है कि नहीं आता। ये जो एक फर्दर स्टडी है ना, ये कर लेना, कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हीट कितना ट्रांसफर हुआ है। सही है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर
पता है ना कैसे निकलती है? सही है भाई। तो ये हो गया एक। इसके बाद आते हैं हम क्या, सेपरेटर पे आते हैं, फ्लैश सेपरेटर। अच्छा, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हाइसिस के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट दिया है और प्लस के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या दिया है, डिफरेंट दिया है। फ्लैश सेपरेटर बेसिकली होता क्या है, देखें बच्चों। अच्छा पहले ये बताएं कि इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। चैट पे आ जाते हैं। एक्सचेंजर के अंदर तो कोई इशू नहीं है, सबको सही समझ आ गया। तो 10 मिनट के अंदर मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम थोड़ा आज के लिए कम रखेंगे क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। किसी को कोई सवाल अभी तक? अभी तक तो नहीं है। तो आ जाए भाई, दूसरी चीज देखते हैं कि फ्लैश सेपरेटर क्या है। फ्लैश सेपरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, मैं सिर्फ अभी इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, इसको सिमुलेट नहीं करा रहा, ठीक है। फ्लैश सेपरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एक अपने गिवन प्रेशर टेम्परेचर पे अगर सडन प्रेशर रिडक्शन आ जाए तो कैसे बिहेव करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेटिव वॉलेटिलिटी। फ्लैश सेपरेटर बेसिकली बनाया ही इसलिए है कि हम बिना टेम्परेचर प्रेशर दिए कितना किसी हाइड्रोकार्बन मिक्सचर में से एक स्पेसिफिक मिक्सचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है। होता क्या है कि स्ट्रीम जो है वो कॉलम के अंदर एंटर होती है, और जिस टेम्परेचर प्रेशर पे ये स्ट्रीम होती है, ये कॉलम का भी टेम्परेचर प्रेशर बिल्कुल हमेशा वही होगा। इस पे हम कोई प्रेशर एक्स्ट्रा मेंटेन नहीं कराते, ऐसा कोई प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करा के नहीं रखते, क्योंकि फ्लैश का कॉन्सेप्ट ही फिर फॉत हो जाएगा। क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो प्रेशर जैसे ही फ्लूइड अंदर जाएगा उसको वॉल्यूम बड़ा मिलेगा, उसका प्रेशर सडनली रिड्यूस होगा और वो क्या करेगा, फेस चेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेटिव वॉलिटिलिटी, और मेरे पास एक जगह से वेपर आएगा और एक जगह से लिक्विड आएगा। ठीक है। अच्छा, एस्पिन प्लस मैं अभी बता रहा हूँ, एस्पिन प्लस के अंदर ही आप ये चीज़ जब देखेंगे ना, सेपरेटर आप लगाएंगे तो एस्पिन प्लस के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी भी फ्लैश सेपरेटर को उसके एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे ऑपरेट करा सकें। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्चुअली नहीं हो सकता क्योंकि एस्पिन प्लस का मॉडल एक अलग है। तो वो उन्होंने अपने बिल्ट इन फंक्शन में डाला है कि यूजर को उसके विल के मुताबिक सेपरेटर पे कमांड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। यू कैन ऐड स्टेजेस बट आप जो है टेम्परेचर प्रेशर ऐड नहीं करा सकते अपना। ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितना फ्लैश होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप में कितना फर्क आ रहा है, और इंथैल्पी यानी उसके अंदर फ्लैश सेपरेटर के अंदर अगर आपने आपको कोई हीट वीट मिल रही है तो वो कितनी मिल रही है, अगर मिल रही है तो, अगर नहीं मिल रही तो वो आपको अगर हीट एक्स्ट्रा देनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अचानक सडन रिडक्शन ऑफ प्रेशर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो आपको कभी कभार कॉन्स्टेंटली हीट भी देनी पड़ती है, तो वो कैसे देंगे आप और कितनी देनी है, तो वो भी पता चल जाता है। लेकिन मोस्टली फ्लैश सेपरेटर में आपको हीट वगैरह देनी नहीं पड़ती, वो बिल्कुल ही रेयर केस होते हैं जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, वो अभी इतना डिस्कशन पे नहीं होगा। सही है। तो क्लियर है अभी तक सबको? देखिए, एक्सचेंजर के अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप अभी आज क्या करेंगे, सिर्फ मैंने आज इसलिए एक्सचेंजर पढ़ा है क्योंकि आप जाके अभी टीमा क्लास रिव्यू करेंगे कि ये टीमा स्टैंडर्ड होता क्या है एक्सचेंजर का। बेसिकली एक्सचेंजर का हेड क्या होता है, एक्सचेंजर का जो लेंथ होती है ये क्या होती है, शेल की लेंथ क्या होती है, तो ये सब देखें काइंडली। उसके बाद
आप ये सब करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद ना अंदाज़ा हो कि टीमा क्लास क्या कहता है इसका। ये कोई अगर कहेगा ये मैकेनिकल से रिलेटेड है तो हाँ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बट एज अ प्रोसेस इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर यू शुड हैव कमांड ऑन दिस। सो कोई है मीटिंग ले रहा भाई? कोई सारे चले तो नहीं है? अरे मुसलमानों कुछ तो बोलो, कुछ आया समझ गया? लाइट की स्पीड से गया ऊपर से। ये 3-4 बच्चे बेचारे रिप्लाई कर रहे हैं, बोलते हैं यार सर पागल हो जाएंगे अगर रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई दे दो। ऐसा तो नहीं है? चलो, यस सर हैं, ऐसा ही है। क्या कर रहे हो भाई? अरे वाह, अब आओ ना, मजा आया। हाँ भाई अब बताओ क्या क्या गया सर के ऊपर से, मैं रिपीट करूंगा ठीक है। जो चीज समझ नहीं आई काइंडली मुझे जरा बताते रहें, मुझसे क्वेश्चन करते रहें। आई डोंट माइंड आप मुझे लेक्चर के बीच में इंटरप्ट कर दें, बट इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर। मतलब ऐसे नहीं कि मछली बाजार लग गया और 7-8 बंदे आ गए सर मैं पहले मैं, ऐसा नहीं, एक एक करके आप आ जाएं, कोई इशू नहीं है ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताएं क्या इशू हुआ है बहन, आपको क्या ऊपर से गया आपके? ओ अच्छा 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 अच्छा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा रिपीट कर देते हैं स्लो स्लो। मुझे अंदाजा नहीं हुआ, वैसे तुमने बहन बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है तो मैं तेज से निकल गया इस पे से। तो देखो भाई मैंने करा क्या है इसमें, कि मैंने सबसे पहले एक हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट लिया कि मुझे एक हॉट स्ट्रीम से कोल्ड स्ट्रीम में हीट ट्रांसफर करवानी है, और इतनी ट्रांसफर करवानी है कि मेरे पास हॉट स्ट्रीम कितनी आ रही है। अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड आनी है तो मुझे इसका 100 डिग्री टेम्परेचर क्या करना है, रिड्यूस करना है। मुझे पता चल गया कि मेरा आउटलेट टेम्परेचर कितना होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने दोनों जगह ही एक क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। यहाँ भी 250 दे दिया, यहाँ भी कितना दे दिया, 150, क्योंकि मुझे पता है कि भाई टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। देन मैंने क्या करा, मुझे एक चीज पता थी कि मेरा कोल्ड स्ट्रीम कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी नॉर्मल टैप वाटर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर मेरे पास आ रहा है। मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इससे हीट ट्रांसफर, इस कोल्ड स्ट्रीम से हीट ट्रांसफर करवानी है ताकि हॉट स्ट्रीम का टेम्परेचर क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, अब मैंने यही किया एग्जैक्ट बिल्कुल। मैंने एक्सचेंजर लगाया और मैंने एक्सचेंजर के अंदर एक चीज डिफाइन कर दी, क्या कि इसका जो, एक मिनट, डिजाइन के अंदर इसके पैरामीटर्स में मैंने एक चीज डिफाइन कर दी कि ये जो एक्सचेंजर होगा टोटल, उसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि भाई ये क्या है, बिल्कुल एक आइडियल हीट एक्सचेंजर है। सही है। अब ये एक अगर आइडियल हीट एक्सचेंजर है तो आइडियल हीट एक्सचेंजर वही होता है जिसके पास जीरो प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, ये आप काइंडली खुद भी पढ़ेंगे और खुद भी पढ़ना चाहिए आपको। तो उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपली कुछ भी नहीं करा, प्रेशर ड्रॉप जीरो रख के मैंने, अगर मुझे आउटलेट पे टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इनलेट का फ्लो पता होना चाहिए। ठीक है, वो कितना है, फर्स्ट करके मैंने दे दिया 20 kg। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास 20 kg कोल्ड स्ट्रीम आ रही है, उस वो कितना हीट एक्सचेंज कराएगी, यानी कितना टेम्परेचर गेन करेगी कि ये वाली जो हॉट स्ट्रीम है इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए 250 से 150 तक। तो मुझे बता दिया कि भाई कि वो जो ठंडी वाली स्ट्रीम है वो किस टेम्परेचर तक चली जाएगी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, मतलब क्या, ये स्टीम बन जाएगी। समझ आ गया? अब मैं डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कंसिडरिंग कि मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्टर्ब ना हो। अब कैसे, अगर मैं यहाँ पे
किसी को कोई मसला अभी तक? अगर मैं यहाँ पे इसका फ्लो हटा दूं और मुझे कोई बता दे कि भाई मुझे इसका फ्लो निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेम्परेचर के, मेरे टेम्परेचर अगर 160 तक लेके जाना है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो आउटलेट टेम्परेचर है वो 160 तक रहे, ताकि मेरे पास जो ये स्ट्रीम है वो किस फेज में ही रहे, लिक्विड फेज में। तो भी मेरा हीट एक्सचेंजर हो गया। अब लेकिन मुझे क्या चीज़ बताई गई यहाँ पीछे से, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो आपको जो फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट वाटर का, वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और वो 20 से मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 83 तक या 82 तक। सही है। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनलेट टेम्परेचर भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास फर्ज करें कि आपको 60 kg आपके पास फ्लो रेट है और आप चाह रहे हैं कि आप कौन सा फ्लूइड का यानी वाटर का टेम्परेचर कितना लेके आपके पास हीट एक्सचेंज इतना होके जो कोल्ड आउटलेट है वो आपका कितने पे निकले, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकले, तो आपको ये भी बता देगा कि आपको इनलेट कितना रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपके पास सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बहन, अब थोड़ा सा आया कुछ, और मैंने ये भी बताया कि मैंने क्या करा है कि इस एक्सचेंजर के अंदर मैंने टाइप ऑफ द क्लास एक्सचेंजर की चेंज करी है। टाइप ऑफ द क्लास यानी टीमा क्लास जो होती है, टीमा टाइप हमें बताती है कि एक्सचेंजर के अंदर ये जो हीट एक्सचेंजर है, मैंने डिलीट कर दिया ना, चले एक थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। कि हीट एक्सचेंजर है कि उसका शेल ये है, उसका ट्यूब साइड ऐसा होता है थोड़ा बड़ा सा। ठीक है। तो ये टीमा क्लास मुझे बताती है कि उसके अंदर शेल कैसा होगा और शेल के पासेस कैसे होंगे, उसके अंदर ट्यूब साइड के लिए किस तरह ओरिएंटेशन होगी, मतलब यानी फेस टू फेस ओरिएंटेशन है या फेस टू फेस ओरिएंटेशन नहीं है, और शेल की ओरिएंटेशन यानी शेल का फ्लूइड जो है वो कहाँ से आएगा। कहीं कहीं होता है कि डायरेक्ट यहाँ से भी भेज देते हैं, कहीं कहीं शेल के अंदर हम यहाँ से भी पुट करते हैं, कहीं कहीं जैसे ट्यूब के अंदर आपको मिलेगा कि ट्यूब साइड का इनलेट सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत बहुत है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी को हम कहाँ देखते हैं, टीमा स्टैंडर्ड के अंदर। जिस तरह आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे एपीआई का स्टैंडर्ड है, ए एसमी का स्टैंडर्ड है, इसी तरह एक्सचेंजर का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, टीमा स्टैंडर्ड, जिसमें आप चेक करते हैं कि फ्लूइड शेल टाइप में, शेल में कहाँ से एंटर होगा, ट्यूब में कहाँ से एंटर होगा, और ये जो शेल और ट्यूब जब ज्वाइंट होंगे एक दूसरे में, तो वो किस ओरिएंटेशन में, किसके थ्रू, या वेल्ड होंगे या नट्स होंगे या किस ओरिएंटेशन में ज्वाइंट होंगे। तो ये तीन अल्फाबेट आपको यही बता रहे होते हैं, और ये तीन अल्फाबेट हमें मिलते हैं ये टीमा शीट पे से। अब मतलब ये कि अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं ए टाइप ले रहा हूं तो इसके अंदर एक शेल का यानी ट्यूब की इनलेट नोजले कहाँ से हैं, यहाँ से। अगर ए ई देखूं, उसके बाद ए ले लिया मैंने ट्यूब का इनलेट और आउटलेट, मुझे पता चल गया कि फ्रंट क्या होगा, हेड टू हेड यानी एक दूसरे के सामने। ई क्या बता रहा है कि एक ही पास होगा शेल में। ठीक है। एफ क्या बता रहा है, शेल के अंदर क्या होगा, दो पासेस होंगे। ये देखें सेपरेटर भी है, तो ये एक पास ऊपर का, फिर ये एक पास यहाँ से, दो पासेस हैं। और ये क्या है, सिंगल पास शेल है। ठीक है। और जो तीसरा अल्फाबेट है यू, ये बताता है कि ट्यूब्स की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है। यानी फ्लोटिंग ट्यूब है, यू ट्यूब है, और फ्लोटिंग हेड है, फ्लोटिंग हेड ट्यूब है, तो क्या है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यू ट्यूब ओरिएंटेशन क्या होती है, फ्लोटिंग हेड ट्यूब बंडल की ओरिएंटेशन है बेसिकली ये, कि वो किस तरह ज्वाइन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्यूब टाइप्स होती हैं। अब ठीक है भाई, अब क्लियर है सबको, कोई मसला अभी तक? हाँ बहन, तुम्हें आ गया समझ में, जुनैरा बहन? चलो भाई, और किसी को कोई मसला, कोई भी मसला हो मुझे बता सकता है, कोई इशू नहीं है।
देखो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है ना, तो एक तो तुम्हें पहले मैनुअल एक्सचेंजर डिजाइन करना पड़ेगा ना। करेक्शन फैक्टर हाई कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, अगर तुम्हें डीक्यू करंट तुम्हारे पास है तो तुम फिगर देखते थे ना, तो फिगर देखोगे ना तो एक कर्व आता था जिसके अंदर आर और एस के बेस पे ना तुम वैल्यू निकाल रहे होते थे। एक ऐसा कर्व होता था जिसमें यूं एक कर्व होता था ना, जिसमें एफ टी तुम यहाँ से देखते थे, ये वाली कर्व की वैल्यू आर की होती थी और एस की वैल्यू नीचे होती थी। तुम क्या करते थे, अपनी एस की वैल्यू मिलाते थे और एफ टी निकाल लेते थे। तो ये एफ टी फैक्टर टू लो या टू हाई, मतलब कि यहाँ पे ये फैक्टर की वैल्यू बहुत कम कब होगी, जब एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास ये आर का ग्राफ ही मीट नहीं कर रहा। तो ये होता था हर शेल पास के लिए, एक शेल पास, ठीक है। और अगर तुम टू शेल पासेस में जाओगे ना, तो क्या होगा कि इस ग्राफ की वैल्यू के अंदर आर का जो कर्व है ना वो ज्यादा नीचे तक होता है। तो एफ टी फैक्टर टू लो, मतलब कि आर की वैल्यू मीट ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो हम ये ग्राफ से देखते हैं बेसिकली, जो एस्पिन के अंदर क्या है, इक्वेशनल, यानी इक्वेशन के बेसिस पे क्या है फीड हुआ हुआ है, तो एस्पिन मुझे ये इनपुट दे देता है। अब मुझे ग्राफ अगर बता रहा है कि एफ टी फैक्टर लो है, तो मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ पासेस बढ़ाने। अब मुझे याद आ गया टीमा टाइप के अंदर में से कि नंबर ऑफ पासेस वाला कौन सा था, मेरे पास ये जो दूसरा वाला डब्बा है ये बताता है नंबर ऑफ पासेस का। मैंने देख लिया भाई टीमा के अंदर जाके कि मेरे पास नंबर ऑफ पासेस दो किस में है, ये रे सिंगल शेल पास, ये कितना है दो शेल पास। तो अल्फाबेट कौन सा है, एफ, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, अरे भाई अल्फाबेट ई सेलेक्टेड था पहले, फिर इसको क्या कर दिया यहाँ से एफ कर दिया। सही है भाई। कोई मसला? तो अब भाई चलेंगे, बंद करते हैं फिर दुकान, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, इंशाल्लाह 5 सवा 5 तक। ठीक है, क्लास अब से इसी टाइम जल्दी रखेंगे, थोड़ा और जल्दी कर लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे से 5 तक कर लेंगे, ठीक है भाई, ताकि कन्वीनियंस रहे सबको, रात में सुकून से सोएं। कोई मसला, कोई सवाल अभी तक, खत्म करें? हाँ भाई, चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।